नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। राजस्थान में कोरोना की रैपिड टेस्टिंग किट अगले सप्ताह आ जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका आश्वासन दिया। मीडिया वीसी के जरिए उन्होंने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चाइना को 10 लाख किट का ऑर्डर दिया गया है। गहलोत ने तबलीगी जमात आयोजन के लिए भी केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। लॉकडाउन को लेकर गहलोत ने संकेत दिया कि 14 तारीख को पूरी तरह से इसे उठाना मुश्किल है, इसे स्टेप बाय स्टेप उठाया जा सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संकेत दिए हैं कि रैपिड टेस्टिंग किट अगले सप्ताह काम करना शुरू कर देगी। गौरतलब है कि भारत में बल्क में जांच करने के लिए इक्विपमेंट्स की कमी है। गहलोत ने बताया कि राजस्थान में ऐसे कदम उठाए गए हैं जिनकी वजह से देश में अन्य राज्यों के सामने हम रोल मॉडल बन गए हैं। उन्होंने बताया कि रैपिड टेस्टिंग किट चीन से आएंगे। सीएम गहलोत ने बताया कि राजस्थान में भीलवाड़ा सहित जिन जगहों पर कोरोना के पॉजिटिव मामले मिले हैं, वहां तुरंत एक्शन लिया गया। राजस्थान हो या दूसरा प्रदेश, पिछले सप्ताह से आंकड़ों का ग्राफ तबलीगी जमात के कारण भी बढ़ा है। हालांकि राजस्थान सरकार ने 2 दिन पहले ही तबलीगी जमात के कोरोना पॉजिटिव की संख्या वाला कॉलम टेबल से हटा दिया। इस मुद्दे पर गहलोत ने कहा कि यह जांच का विषय है और इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराई जानी चाहिए। इसी प्रेस वार्ता में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरजेवाला ने कहा कि केंद्र सरकार ने जमात को आयोजन की इजाजत क्यों दी और उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल रात 2 बजे मौलाना से क्यों मिलने गए। ये मेरा मानना है कि ये तबलीगी जमात का जो मामला हुआ है दिल्ली में, पूरे मुल्क के अंदर एक ऐसा इश्यू बन गया और सब राज्यों में या कई राज्यों में इनके तबलीगी जमात के जो लोग गए हैं, पहले धार्मिक प्रवचन में गए, जैसे भी गए हैं, और वो केसेस भी आए हैं, इस पर कोई दो राय नहीं है। तो मेरा मानना है कि बहुत सीरियस मामला है और ये ऐसा मामला बन गया कि गलती किसकी रही है वो भी देखना पड़ेगा। एक तरफा हम लोग ऐसे चला दिए देश के अंदर, एक तरफ तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन सब मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। उसके बीच में अगर किसी ने गलती की तो सजा मिलनी चाहिए, मुख में दर्द होने चाहिए। और अगर मान लो कोई आयोजन करे तो आप रोक देते, आप उनको कड़े से पेश आते, कौन आपको मना कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि इसकी तो सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज या सिटिंग जज है, उसे जांच होनी चाहिए। वो तबलीगी जमात हो, वो कोई और समूह, व्यक्ति, धड़ा या संस्था हो, जो कोई भी लॉकडाउन का अगर किसी ने उल्लंघन किया है या फिर टूरिस्ट वीजा का दुरुपयोग किया है, तो देश के कानून के अनुरूप बगैर कोई बात देखे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस दौरान गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार को जल्द से जल्द राज्यों को आर्थिक सहयोग बड़े स्तर पर करना चाहिए। राज्यों को 1 लाख करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण और जीएसटी का पैसा उपलब्ध कराना चाहिए। गहलोत ने लॉकडाउन को लेकर कहा कि हम भी समीक्षा कर रहे हैं और केंद्र सरकार के आदेश का इंतजार करेंगे। अभी जीएसटी के अलावा क्या मांग रहे हैं? अभी तो हम लोग जो उनको मालूम है कि जो हमें जो हिस्सा मिलना चाहिए अभी पिछले साल भी नहीं मिल पा रहा। 17,000 करोड़ रुपए कम कर दिए उन्होंने हमारे। अब स्थिति है कि जो हमने सुझाव दिए उनको 1 लाख करोड़ के दिए हैं। आरबीआई बैंक के माध्यम से बिना इंटरेस्ट लोन मिलने की बात कही है। हमने कहा है कि जीडीपी का जो आप 3% देते हो उसको 5% करो, हमें लोन की बढ़ाई हमें, ये इस प्रकार से हमने मांग करी है। अभी उसके ऊपर कोई उत्तर नहीं आया है। गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली में मीडिया से बात की। इसमें प्रदेश में भामाशाहों के सहयोग, किसानों की फसल खरीद और राजस्थान सरकार की कोरोना के खिलाफ की गई तैयारियों सहित कई मुद्दों पर सवाल जवाब का दौर चला। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर। तो कुछ दिनों में ये लॉकडाउन हट सकता है, लेकिन जो जरूरत है वो है किट की। किट जो कि जांच करेगी किसको कोरोना है या नहीं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जल्द से जल्द कोशिशें शुरू की जाएं और ये कोशिशें गहलोत सरकार ने शुरू कर दी हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनीता गौतम जी हैं, मनोचिकित्सक, वो जुड़ चुकी हैं। कुछ समय पहले भी मैंने इससे जानकारी ली थी। सब बहुत बहुत स्वागत है आपका जन टीवी पर। कुछ समय पहले जब मेरी आपसे बात हुई थी तो इस लॉकडाउन के मनोवैज्ञानिक क्या परिणाम हो सकते हैं और किस तरह से इनसे बचा जा सकता है, उसको लेकर आपने विस्तार से बातचीत की थी। अब जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो किट के ऑर्डर हैं वो दे दिए गए हैं, किट आएंगी और इनसे जांचों की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी लाई जाएगी। इस बीच मनोवैज्ञानिक एक सवाल ये भी उठता है कि इस पीरियड में अभी फिलहाल चूंकि
14 तारीख के बाद भी इसको स्टेप बाय स्टेप हटाने की बात सामने आ रही है। एकदम से ये नहीं खुलेगा, लोगों की मानसिकता में बड़ा बदलाव नजर आएगा। लोग एकदम से जब बाहर निकलेंगे तो 14 दिन का एक तरह से जो लॉकडाउन पीरियड है उनका घर में रहना और उसके बाद अचानक से अपनी उस रोजमर्रा की जिंदगी में वापस आना, किस तरह से वो वापस रोजमर्रा की जिंदगी में आएंगे और किन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ सकता है। देखिए, जो अभी लॉकडाउन का पीरियड है, सबसे ज्यादा तो ये निराशा का, भय का, डर का, एक उलझन का समय है, जिसके अंदर लोगों के मन में भय है कि अगर ये लॉकडाउन खत्म भी हुआ, उसके बाद भी संक्रमण की स्थिति तो बनी हुई है। तो लोगों के मन में डर है कि अगर बाहर कहीं जाते हैं या घर का, परिवार का कोई सदस्य बाहर जाता है तो संक्रमण उससे भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अभी 14 तारीख के बाद संक्रमण विश्व से या भारत से खत्म हो गया है। कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है, उसके संक्रमण के चांसेस तो हैं, कम हो जाएंगे पर होंगे तो सही। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि एकदम से लोगों के मन का जो डर है वो खत्म हो जाए और लोग बाहर चले जाए। कहीं ना कहीं वो डर, निराशा तो अभी भी है लोगों के मन में कि हम बाहर जाएंगे तो हमें ये कोरोना वायरस लग सकता है, इसकी बीमारी हमें हो सकती है। जी बिल्कुल, लेकिन उसमें एक साथ सावधानी की भी अगर हम बात करें तो ठीक है, जो हालात सामने हैं उन हालात में जो भी सरकार अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है जल्द से जल्द आम जिंदगी लौटे, पटरी पर आ जाए। ऐसे में लोगों की क्या जरूरत अपनी तरफ से ये बताना महसूस होता है कि अब उन्हें ये करना पड़ेगा, इन मुश्किल हालात से निकलकर आम जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए उन्हें इन सावधानियों को बरतना होगा। और खासतौर पर बुजुर्ग और बच्चों के लेवल पर अगर बात करें तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात होगी, क्योंकि ना तो स्कूल उनका रहा, ना उनके जो आउटडोर गेम्स होते थे वो उनके पास रहे। बिल्कुल अलग सी जिंदगी इस दौरान उन्होंने जी है। देखिए, बिल्कुल सही है। अभी जो लॉकडाउन की स्थिति है, सबसे ज्यादा जो भय है, जो डर है, वो बुजुर्गों का है, क्योंकि उनके जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है, शरीर में काफी सारी बीमारियां आ जाती है, शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है और कोरोना वायरस ज्यादातर उन्हीं लोगों को इनका इन्फेक्शन हो रहा है जिनकी इम्यूनिटी कम है या जिनके कोई कोमॉर्बिड अदर डिसऑर्डर्स है। तो भय तो उनके पास है ही। सबसे ज्यादा है कि आप अपने मन को शक्ति दे, संयम दे, खुद अपने आप को मजबूत करें ताकि आपको ये बीमारी ना हो, ना लगे। आपकी इम्यूनिटी बेहतर करने के लिए बेहतर लाइफस्टाइल आप जिए, बेहतर आप बैलेंस डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए, रोज आपकी एक्सरसाइज, आपके शरीर की फिजिकल वर्कआउट आपका जरूरी है और भरपूर नींद, ये बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपका जो शरीर है वो एक वायरस से लड़ने के लिए तैयार रहे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने सही कहा। और जिन मुश्किल हालात की मैं बात कर रहा हूं, परिवार में जो बच्चे हैं वो पीछे आपके घर में घूम रहे हैं, ये मैं इस वजह से इस सवाल को पूछना चाह रहा हूं, इस वजह से जोड़ रहा हूं, जिस तरह का ट्रीटमेंट आप इन बच्चों के साथ कर रहे हैं उस दौरान आप इनके साथ एक मनोवैज्ञानिक तरीके से इनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। आम परिवार में जो पेरेंट्स होते हैं वो अपनी इस भूमिका को किस तरह से निभाएं? देखिए, हम हमेशा से बात करते आ रहे हैं कि जीवन में स्ट्रेस बहुत है। जब ये कोरोना नहीं हुआ था, कोरोना वायरस नहीं फैला था, तब भी हम लोग कई बार टीवी पे इस बारे में बात कर चुके हैं कि क्यों समाज के अंदर क्राइम बढ़ रहा है, क्यों समाज के अंदर मोबाइल, स्मार्टफोन, इनकी इंटरनेट की लत बढ़ रही है, क्यों सुसाइड के केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं हम जब बात करते थे तब हम इस नतीजे पे आते थे कि माँ बाप और बच्चों के बीच दूरियां बढ़ रही है, उनका वो जो कन्वर्सेशन है, जो कम्युनिकेशन है, वो गैप बढ़ रहा है। तो मुझे तो लगता है ये कोरोना वायरस का जो लॉकडाउन है, ये पीरियड उस कम्युनिकेशन गैप को कम करने का एक बहुत अच्छा समय है। इसके अंदर आप अपने बच्चों के साथ वो जो आपका गैप है उसको पूरा करें। देखिए, अभी भी कई बार ऐसा होता है कि बच्चे या जो घर के बड़े लोग हैं ज्यादातर समय अपने स्मार्टफोन पे बिताते हैं। आप ऐसा बिल्कुल ना करें, एक डिसिप्लिन में रहें, एक पर्टिकुलर टाइम उसको दें जिसका आप अपने स्मार्टफोन पे या टीवी के सामने व्यतीत करें, बल्कि बच्चों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ फेस टू फेस बात करें, उनसे बातचीत करें, जो उनके मन के भाव हैं, जो मन का डर है, चाहे घर के बड़े हो चाहे बच्चे हो, क्योंकि बच्चों के अंदर भी डर है कि हम बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं, कहीं दुनिया खत्म तो नहीं हो जाएगी। ऐसे छोटे बच्चे कई सवाल आपसे पूछते हैं, उनका सावधानी से अच्छे से उनका जवाब दें, बात करें। उनके साथ इंडोर गेम्स भी आप लोग खेल सकते हैं, बागवानी है, डांस है, काफी ऐसी एक्टिविटी है जो बच्चे आपके साथ करेंगे तो बहुत खुश होते हैं।
जी अनीता जी, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो वीसी की है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, उन्होंने सवाल जवाब किए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन्होंने एआईसीसी के हेडक्वार्टर से ये बातचीत करने की कोशिश की। रणदीप सुरजेवाला जुड़े। ये जो पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है, ये भी एक मैसेज देती है उस जनता तक कि सरकार अपनी तरफ से पूरी तरह से क्रियाशील है। रोज मॉनिटरिंग की जा रही है, रोज वीसी की जा रही है, प्रशासनिक तंत्र को रोज समीक्षा के लिए बुलाया जा रहा है। इस तरह की जो सरकारों की गतिविधियां होती हैं, वो कितना मनोवैज्ञानिक असर डालती है आम जनता पर, क्योंकि उन्हें एक तसल्ली मिलती है, उससे उन्हें एक ऊर्जा मिलती है कि चलिए ठीक है, सरकारें शांत नहीं बैठी है, उनका कुछ ना कुछ हमारे लिए फर्ज जो बनता है वो पूरा करने की कोशिश कर रही हैं इस मुश्किल हालात में भी। देखिए, सरकार कौन है? सरकार हमारे प्रतिनिधि है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे लीडर्स है। ऑब्वियसली जो काफी आम जनता है वो अपने एक लीडर चुनकर सरकार में भेजती है। अगर जो लीडर्स कर रहे हैं उनका एक बहुत असर समाज पे पड़ता है, आम जनता पे पड़ता है कि हमारी सरकार, ये जो हमारे नेता है जिनको हमने चुना है, जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, वो अगर ऐसी प्रक्रिया अपना रहे हैं, सुरक्षा की प्रक्रिया अपना रहे हैं या हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, तो हमारे एक अंदर मानसिक शक्ति मिलती है कि नहीं, हम इस कोरोना की जो वार है उसमें हम जरूर जीतेंगे, क्योंकि हम अकेले नहीं है, हमारी सरकार भी हमारे साथ है, हमारी पुलिस भी हमारे साथ है। और हमारे लिए ना हम खुद अपने लेवल पे इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि एक बड़े लेवल पर, सरकार के लेवल पे भी इसको कम करने की, रोकने की कोशिश की जा रही है। हम डॉक्टर साहब आपसे वापस जुड़ेंगे कुछ देर में एक और खास मुद्दे के साथ। फिलहाल हमारे साथ जन टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। इसके तुरंत बाद हम श्याम सुंदर शर्मा जी, हम वरिष्ठ पत्रकार, उनको भी हमारे साथ सीधा जोड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक हम बात करते हैं, योगेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र जी, डॉक्टर अनीता गौतम से चलिए एक बार उनसे संपर्क करेंगे, तकनीकी खामी कुछ आ रही है। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक वीसी की और उसमें रैपिड टेस्टिंग किट को लेकर उन्होंने जनता तक जो बात थी वो पहुंचाई। उन्होंने कहा कि रैपिड टेस्टिंग किट चाइना से मंगाई गई है, अगले सप्ताह तक ही आ जाएगी। तो ये बहुत तसल्ली की और बहुत लोगों के लिए बड़े सुकून की बात है कि अब जो 10 लाख किट का ऑर्डर दिया गया है उसकी वजह से जांचें जो है उनमें तेजी आ पाएगी। अगले सप्ताह तक जब ये किट पहुंच जाएंगी तो तेजी से जांच की जा सकेगी। जन टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं। योगेंद्र जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज एक वीसी की और ये कहा कि जो टेस्टिंग किट है जिसकी कमी है, जिसकी वजह से लग रहा है कि और तेजी लाई जा सकती है इन मामलों को देखने में, इनको जांचने में, 10 लाख किट को लेकर उन्होंने कहा है कि अगले सप्ताह तक आ जाएंगे। उसके अलावा भी वीसी में कई तरह की बातें हुई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जनता तक एक सकारात्मक मैसेज आए। इसमें जांच किट तेजी से आना, इतनी बड़ी संख्या में आना, कितनी बड़ी सुकून वाली खबर हो सकती है राजस्थान की जनता के लिए? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं, रैपिड यानी कि तुरंत, और रैपिड टेस्टिंग किट जो होगा वो हाथ के हाथ से जांच करके कुछ ही मिनटों के अंदर उसका आपको जो जांच है उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो एक पॉजिटिव वो रहेगा और फिर बड़ी संख्या में आप शीघ्र कर सकते हो। देखिए, आपके पास में लिमिटेड संसाधन है, ये एक महामारी है, इससे निपटने के लिए आज तो जो भी कुछ कर रही है जनता अपनी तरफ से कोई ज्यादा कोऑपरेशन नहीं है, ये सरकार का एक्शन है। और मजबूरी में जो लोग हैं उन्हें क्वारंटाइन रहना पड़ रहा है या होम आइसोलेट किया गया है। कुछ लोग, कुछ परसेंटेज जो अपने हिसाब से जिन्हें थोड़ा बहुत भी लगा वो अपनी तरीके से हो गए। आज बड़ी रोचक बात है कि लोग खुले में घूम रहे हैं, बहाने बना के घूम रहे हैं। तो मुझे लगता है कि तमाम जो चीजें हैं ये थोड़ी मुश्किलें पैदा कर रही हैं। ऐसे में रैपिड टेस्टिंग किट जब आएगा और जिस तरह की स्थितियां बन गई हैं, जहां अगर एक भी पॉजिटिव पेशेंट मिला है तो उस एरिया को 1 किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू लगा दिया गया है और बहुत जरूरी था। हमारे यहाँ पे मैंने तो पहले दिन से कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की जनता प्यार की भाषा नहीं समझती है। कुछ परसेंटेज लोग हैं जो सरकार के इशारों को, कानून को जो समझते हैं, वो देखते हैं हमें कोऑपरेट करना चाहिए। आज भी जहां हालात बिगड़े हैं वहां नेग्लिजेंसी की वजह से, लोगों की लापरवाही की वजह से, या नासमझी कहूं या बेवकूफी कहूं, सिर्फ उसकी वजह से केसेस बढ़े हैं, जिसमें हम किसी एक तबका, समाज या समूह को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसमें हर तरह के लोग, हर समाज, हर समुदाय में मिलेंगे आपको, और उन्हीं की वजह से ये हालात बिगड़े हैं। ऐसे लोगों को चाहिए था कि हम फॉरेन से आए हैं, हम 14 दिन तक अपने एक जगह पे रहें, प्रशासन को हम खुद बताएं। अगर एक थोड़ी समझ बताते तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का जो ये आंकड़ा देख रहे हैं ये कतई नहीं होता प्रभात, और
हम लॉकडाउन, जिससे पैनिक भी हो रहे हैं लोग, जो हमारा एक सेकंड फेज होगा आज की जो ये खास खबर है इसका, वो सब कुछ अब तक खुल चुका होता। लेकिन सरकार का चलिए संसाधन सीमित है, लेकिन 10 लाख किट जो चाइना से मंगाए जा रहे हैं, रैपिड टेस्टिंग होगी तो उससे काफी आराम मिलेगा और जल्दी से काम हो सकेगा। सपोज आज रामगंज में जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, वहां बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनसे जांच नहीं करा रहे, बहुत गुजारिश करनी पड़ रही है, पुलिस से मदद मांगनी पड़ रही है। आज कलेक्टर डॉक्टर जोगाराम ने जयपुर में सख्त हिदायत दी है, अगर किसी के घर में भी इस तरह के सिम्टम दिख रहे हैं और आपने नहीं बताया तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। नंबर 1, अगर क्वारंटाइन किसी को किया गया है और वो छोड़ के चला गया, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर बाहर से कोई व्यक्ति आया है, आपने प्रशासन को इंफॉर्मेशन नहीं दी, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये सख्त हिदायत जो दी गई है बाकायदा रूल्स के अनुसार, तो मुझे लगता है कि ये कुछ चीजें जब आएंगी और उसके बाद में जो टीम ये रैपिड किट लेकर के पहुंचेगी कहीं पे भी किसी स्थान पे, तो मुझे लगता है कि उनके लिए सहूलियत रहेगी। उससे पहले का ये प्लेटफॉर्म थोड़ी सख्ती जो बरती जा रही है उसे उस रूप में देखा जाना चाहिए। प्रभात जी, योगेश जी, 2-3 बातें और खास जो एक तरह से मांग के तौर पर केंद्र सरकार के सामने रखी गई हैं। ये कहा गया है कि जीएसटी का जो बकाया पैसा है वो अगर आ जाता है तो राजस्थान को एक तरह से वो काफी सपोर्टिव होगा। उसके अलावा उन्होंने एक और खास बात कही, उन्होंने कहना है कि जो ब्याज रहित लोन है वो आरबीआई से 1 लाख करोड़ का, वो अगर मिलता है तो वो भी उनके लिए काफी सहायक साबित हो सकता है। ये सिर्फ एक राज्य सरकार की बात नहीं है। सचिन पायलट ने भी ये कहा है कि जो भी बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही वो सही है। बाकी राज्य सरकारें भी अपनी तरफ से मांग कर रही हैं कि केंद्र की तरफ से उन्हें कुछ मदद मिलनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है, केंद्र पूरे जो यूनियन सिस्टम है या फेडरल सिस्टम है उसका एक गार्जियन की भूमिका में होता है, और जब ऐसे महामारी की पोजीशन बनती है तो हर कोई राज्य केंद्र की तरफ देखता है। और पहला तो जो अपने खुद का एक हिस्सेदारी होती है टैक्सेस की, उसमें से डिमांड होती है कि आप समय से दे दीजिए, हम उसको यूज कर सकें। देखिए महामारी में ये तो तय है कि भामा से आपको खाना खिला सकते हैं, आपके फंड भी कुछ उपलब्ध करा देते हैं, लेकिन सरकार की भूमिका हर स्तर पे बहुत बड़ी होती है। और ये जो सारा खर्चा होता है इसका रिटर्न कुछ नहीं है, ये सोशल कॉज के हिसाब से आपकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिहाज से आपको पैसा खर्च करना होता है, चाहे वो मेडिकल किट्स हो, चाहे आपका वेलफेयर का काम हो, या फिर दूसरे तरह के भत्ते, कोई चीज खरीदनी है, तमाम चीजों के लिए पैसा खर्च होता है। और इसका कोई रिटर्न नहीं है कि चले आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कल मिल जाएगा। ये सरकारों की लायबिलिटी होती है एक तरह के। इस तरह की जब स्थितियां बनती हैं तो ये कुछ इस तरह की स्थितियां हैं, और जब केंद्र पैसा देता है तो राज्य सरकारें उसको ठीक से काम ले पाती हैं, कुछ राज्य सरकार अपनी तरह से इस फंड को जुटाती हैं। तो ये पहली मर्तबा ऐसा नहीं है, हर बारी मांगी जाती है। लेकिन देखिए गवर्नमेंट चाहे यूनियन हो, उसके पास भी एक सीमित संसाधन होते हैं, उनके भी रिसोर्सेज होते हैं, उनकी भी एक लिमिट होती है, कितना सहयोग दे पाते हैं ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन हर सरकार की अपनी एक डिमांड होती है कि आप इतना अगर हम सहयोग करें तो हम उसमें इससे लड़ाई से लड़ने में हम उससे निपट सकते हैं, हम उसमें हम एक मजबूती के साथ में उस जंग को जीत सकते हैं। तो कुछ इस तरह की पैसे का बड़ा खेल है। देखो प्रभात, इसमें कहीं को संदेह नहीं है, अगर वित्तीय स्थितियां आपकी कमजोर हैं तो आप और कमजोर हो जाओगे, खासकर इस स्थिति के अंदर। तो ये तो रास्ते निकालने पड़ेंगे आपको कि इससे निपटा कैसे जा सकता है। जी योगेश जी, भीलवाड़ा को लेकर जो कोशिशें राजस्थान सरकार की रही हैं, काबिल तारीफ रही हैं, उसे रोल मॉडल के तौर पर देखा जा रहा है। वहां पर जो कर्फ्यू लगाया गया, फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा और हार्ड किया गया, वहां पर जांचों को लेकर, सर्वे को लेकर और जो स्क्रीनिंग करने को लेकर जो एक मॉडल अपनाया गया है, जो एक तरीका अपनाया गया है, वही राजस्थान के दूसरे जिलों के साथ भारत के जो दूसरे राज्य हैं उनमें भी अगर अपनाया जाता है तो इस बीमारी से लड़ने के लिए हमारी जो कोशिशें हैं वो और ज्यादा कारगर साबित होती नजर आती है। इस बात का जिक्र करना कितना खास कर देता है राजस्थान सरकार की कोरोना से लड़ाई को लेकर की जा रही कोशिशों को। मैं देखिए दोनों ही सरकार को धन्यवाद दूंगा, राजस्थान सरकार भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी। देखिए इन्होंने अपने स्तर पे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, 25 तारीख से जो लॉकडाउन किया प्रधानमंत्री ने, निश्चित रूप से बहुत बड़ा एक्शन था, ये पैनिक करने वाला था। लेकिन देखिए इसमें पूरे देश का हित था। उससे 2 दिन पहले अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने लॉकडाउन किया, काबिले तारीफ था, क्योंकि पहले कहा जा रहा था, लेकिन जो हिस्ट्री आ रही थी इस वायरस की उससे साफ था कि स्प्रेड हो रहा है ये। अगर आप उसको सोशल या कम्युनिटी को अगर आप नहीं रोक पाएंगे, डिस्टेंस नहीं करेंगे, उस चक्र को नहीं तोड़ेंगे, तो आप बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। एक बड़ी वजह है, नहीं तो आज जिस तरह की स्थिति देखिए, कई संपन्न राष्ट्र हैं
विकसित राष्ट्र है उनकी क्या पोजीशन हो रही है। हमारे जितने संक्रमित नहीं है उससे ज्यादा तो मौतें हो चुकी है अमेरिका के अंदर। तो हमें तो लिए तो हमें ये कहूं कि हमें जिम्मेदारी के साथ में और पूरी तरह से एक मुस्तैदी के साथ में जो एक्शन लिए बहुत अच्छे थे, पैनिक करने वाले थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर एक कदम नहीं उठाते तो बड़ा मुश्किल में होती। बात भीलवाड़ा की है, भीलवाड़ा में जैसे ही वो पेशेंट आए, लेकिन भीलवाड़ा में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा अशोक गहलोत साहब से, भीलवाड़ा में जो नेग्लिजेंसी जिस हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने, जिन डॉक्टर्स ने भर्ती, उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। जो व्यक्ति एब्रॉड से आकर के उनके यहाँ पे शरण लिए हुए हैं, आप चिकित्सक हो, एटलीस्ट जब उसके सिम्टम दिख रहे हैं तो कम से कम उसकी जांच तो करनी चाहिए थी आपको। आप उनको शरण में लिए बैठे हो, आप सबको ओपीडी के अंदर देख रहे हो। आपकी वजह से कितने लोग संक्रमित हुए, सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से अंदाजा लगा सकते हैं कि वायरस की चेन, इस कोरोना वायरस की चेन किस तरह से सर्कल करती है, किस तरह से घूमती है। सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से आप देखिए पूरा भीलवाड़ा खुली जेल में तब्दील हो चुका, पूरा भीलवाड़ा आइसोलेट हो चुका है। इसे क्वारंटाइन भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सब लोग घरों में कैद है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है कि आप छतों पे इकट्ठे नहीं हो सकते, आप गलियों में नहीं जा सकते। सख्त कर्फ्यू है 3 तारीख से। तो ये केवल एक व्यक्ति की वजह से, तो ये इसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। रोल मॉडल था, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो मिस्टर निजाम या नियाज जो भी है, उनके और बांगड़ हॉस्पिटल मैनेजमेंट के खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। ये बिल्कुल मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक नजीर होती है ये भी। अगर आपने लापरवाही किस दिन की है तो उसका अंजाम क्या होता है। पूरे भीलवाड़ा को आपने कैद करा दिया सब एक व्यक्ति की वजह से। जी योगेश जी, बिल्कुल आपके साथ वापस जुड़ेंगे, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त श्याम सुंदर शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं। तब तक आपको बता दें कि आज जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीसी की है, उस वीसी के जरिए उन्होंने न सिर्फ राजस्थान को एक रोल मॉडल के तौर पर, भीलवाड़ा को एक रोल मॉडल के तौर पर रखा, बल्कि केंद्र सरकार से जो मांग थी उनको भी सामने रखा। जो भी सवाल उनसे पूछे गए थे उन सवालों का जवाब उन्होंने दिया, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने रैपिड टेस्टिंग किट, उसको लेकर भी अपनी बात सामने रखी। कहा गया कि चीन से निर्यात को लेकर यह बात कही गई है, वो हमें जब इसका निर्यात करेंगे तो उसके बाद अगले सप्ताह तक हमारे पास ये किट पहुंच जाएंगी। जो तेजी लानी है, जिसकी जरूरत महसूस की जा रही है, वो तेजी इन रैपिड टेस्टिंग किट के आने के बाद पूरी हो पाएगी। लेकिन साथ ही उन्होंने जनता से यह अपील की है, कोई भी गुजारिश अगर सरकार की तरफ से की जाती है, कोई अपील अगर सरकारों की तरफ से की जाती है, तो उसे ठीक मायनों में लिया जाए, अति उत्साह में उस मायने में नहीं लिया जाए। क्योंकि जिस तरह की घटनाएं पहले सामने आ चुकी हैं, चाहे थाली और ताली बजाने को लेकर बात करें या फिर दीपक जलाने को लेकर बात करें, अति उत्साह में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम था उसकी पालना नहीं की, उसे भुला दिया, और ये आने वाले वक्त के लिए घातक साबित हो सकता है। क्योंकि जो भी अपील आपसे की जा रही है वो आपको सुरक्षित रखने के लिए की जा रही है। वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम जी, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वीसी के जरिए, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ उन्होंने गुजारिश की, अपनी शिकायत सामने रखी, अपने सवाल सामने रखे, केंद्र सरकार से जो उनकी बातें थी, चाहे जीएसटी को लेकर हो, उनके जो पेटे में सरकार, राज्य सरकार के पेटे में जो राशि आनी चाहिए तो उसको लेकर की जानी चाहिए। जनता से उन्होंने अपील की कि कोई भी सरकार की अपील अति उत्साह में ना ली जाए, क्योंकि उससे आप सोशल डिस्टेंसिंग के नियम में उनकी अवहेलना करते हैं। ऐसे हालात में, जबकि लोग कई दिनों से घरों में कैद हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक वीसी के जरिए लोगों तक रूबरू वो हो ही रहे हैं, लेकिन सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। कितना ऊर्जा देता है और कितना हिम्मत देता है उस जनता को। जिस प्रभात जी, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस प्रकार से वीसी के माध्यम से पत्रकारों के जवाब भी दिए, साथ साथ केंद्र सरकार के ऊपर कुछ सवाल भी खड़े किए, क्योंकि जिस प्रकार से व्यवस्थाएं उन्होंने करके दिखाई अपने राज्य में, क्योंकि आप देखिएगा कि राज्य में हमारे यहाँ तो पहले से ही धारा 144 लागू कर दी गई, उसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया। केंद्र ने बाद में निर्णय लिया, पहले हमने ले लिया। तो ये तो बात सही है कि हमारे यहाँ सबसे पहले भारत में पहला पॉजिटिव आया झुंझुनू में, उसके बाद हमने कर्फ्यू लगाया, और जो कुछ सारी घटना देखते हुए भीलवाड़ा में जो कुछ किया, इसके केंद्र में सब जगह तारीफ भी हो रही है, और उस मॉडल को पूरे भारत में लागू करके कोरोना को, महामारी को नियंत्रित करने की बात हो रही है। आज मुख्यमंत्री को मैं सुन रहा था, बड़े कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस ये जताने का प्रयास कर रही थी, देखिए कि हमारे पास जो मुख्यमंत्री है उसके प्रभावी नियंत्रण किस प्रकार से कर सकता है, प्रशासनिक दृष्टि से या वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार से होना चाहिए, देश को एक मॉडल के रूप में
उन्होंने प्रस्तुत किया कांग्रेस ने, और ये बात भी सही है कि एआईसीसी के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ये बात अलग है कि प्रदेश के पत्रकारों को जोड़ा नहीं गया, कि उन्होंने दिल्ली को जोड़ करके बताने का प्रयास किया कि मैं देश में किस प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे प्रदेश में दे रहा हूं, उसको देश को कैसे लागू कर सकते हैं। एक ही आज तबलीगी जमात वाला भी उन्होंने खुल करके केंद्र सरकार से कहा कि आप कार्रवाई कीजिए, ऐसे सामरिक जो जमात है उस पर आप प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते, आप उसकी जांच कराइए सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज से या पूर्व सेवानिवृत्त जज से, जिससे खुलासा हो सके कि आखिर गलती किसकी थी। क्योंकि धार्मिक आयोजन होने के बाद कैसे तो उनको परमिशन मिली और कैसे इतने लोग इकट्ठे हो गए, और फिर उसके बाद कोरोना की स्थिति बनी और कई लोग उसमें संक्रमित हो गए और फरार हो गए, चले गए, और पूरे देश में फैल करके जो स्थिति बनी, आज देश संकट की स्थिति में आ गया है। तो ऐसे में उन्हें कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे जमात को पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए तत्काल। इसको कोई मना नहीं करता, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, इसमें कोई जाति विशेष का मामला भी नहीं है, क्योंकि देश संकट में आके खड़ा हो गया है तो केंद्र सरकार को कार्रवाई करना चाहिए, उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो आखिर वो कार्रवाई करके क्यों नहीं बताना चाहती है, देश के सामने एक उदाहरण पेश करे केंद्र सरकार कि हम ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि देश पूरा उनके साथ खड़ा हुआ है। तो इन्होंने सीधा तौर पे केंद्र सरकार से मांग भी कर डाली कि आप करिए कार्रवाई, हम आपके साथ हैं। अब लॉकडाउन को लेकर के उन्होंने कहा कि निर्णय करने से पहले राज्य सरकार की राय ली जानी चाहिए। उसके बाद केंद्र सरकार को जो लॉकडाउन 21 दिन का है, 24 अप्रैल को समाप्त होने जा रहा है, उसको खत्म किया जाए या नहीं किया जाए, या किस चरणों के माध्यम से किया जाए, इसमें अगर केंद्र सरकार राज्यों से राय ले लेती है, उसके अनुरूप अगर निर्णय करती है तो निश्चित रूप से देश हित में होगा। क्योंकि मौजूदा स्थिति में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर कि कोरोना महामारी के पीड़ित अधिक संख्या में आ रहे हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन के अलावा कोई काम नहीं, दूसरा है नहीं। ये बात सही है कि 21 दिन का लॉकडाउन के माध्यम से पूरे देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है और उद्योग धंधे चौपट हो रखे हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि चरणबद्ध तरीके से राज्यों की आवश्यकता के अनुरूप लॉकडाउन को खत्म करने का निर्णय लिया जाएगा। तो निश्चित रूप से देश के पक्ष में भी होगा, प्रदेशों के पक्ष में भी होगा, और केंद्र सरकार से जो तालमेल वाली बात होती है, केंद्र की आज भी दिशा निर्देशों को हर राज्य सरकार लागू कर रहा है प्रभावी ढंग से, क्योंकि सबको चिंता है कि आज महामारी किसी भी राज्य में संक्रमित रूप से सामूहिक रूप से नहीं फैले, और हम कोशिश करें कि इसको विविधता की स्थिति को किसी तरह से देश से समाप्त कर दें। इसके लिए हम सब एक होकर के राज्य और केंद्र सरकार समायोजित तरीके से काम करेगा तो आने वाला समय निश्चित रूप से कोरोना को समाप्त करने में सहयोगी बन सकेंगे। इसके अलावा देखिए कि आज उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी कही, प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति, बाकी राज्यों की भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसी स्थिति में जीएसटी को लेकर के तो पैसा अभी पूरा दे नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि 1 लाख करोड़ रुपया सब राज्य सरकार को देने का प्रयास करो, जिससे कि राज्य सरकार की स्थिति मजबूत हो सके। आज राज्य सरकारें तो अगर ऋण भी लेगी तो केंद्र सरकार के ऊपर देखना पड़ेगा कि कम ब्याज में कैसे ऋण मिल सके। तो इसलिए केंद्र सरकार के ऊपर बहुत सारे अधिकार हैं और उन अधिकारों का उपयोग करते हुए राज्यों के हित में निर्णय कैसे करें। तो उन्होंने बहुत सारी बातें अपने राज्य में जो चीज लागू की, उन्होंने कहा कि हमने 10 लाख टेस्टिंग के किट के ऑर्डर भी दे दिए, 1 सप्ताह बाद मिल जाएंगे, और हम उसका प्रभावी ढंग से जयपुर जो रामगंज में 100 से अब देखिए जयपुर शहर में 100 से अधिक कोरोना के पॉजिटिव केस आ चुके हैं। भीलवाड़ा में हमने ऐसा कारगर इलाज करके दिखाया लोगों को, जो भीलवाड़ा मॉडल पूरे देश में आज अपनाए जाने की बात हो रही है। तो हम चाहते हैं कि हम जयपुर में के रामगंज में जो स्थिति बनी है उसको भी महा कर्फ्यू और अन्य जितने भी हमारे पास नियंत्रण करने के फॉर्मूले हैं उसको लागू करके हम फिर से जयपुर को भी एक खुशहाल और शांतिपूर्वक प्रदेश में का जो गुलाबी नगर है
उसको वापस स्थापित करना चाहते हैं। इसमें केंद्र का सहयोग जरूरी है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरह की कोशिशें भीलवाड़ा में की गई उस तरह की कोशिशें जयपुर में भी की जानी चाहिए। और आज उसकी एक वानगी भी देखने को मिली। स्पेशल फोर्स है, उन्होंने वहां पर फ्लैग मार्च किया, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की कि हम सड़क पर हैं, आपको सुरक्षित रखने के लिए आपको सिर्फ सहयोग करना। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। एक और मुद्दे पर हम आपके साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सरकार क्या तैयारी कर रही है इस लॉकडाउन को हटाने को लेकर, किस तरह से यह लॉकडाउन हट सकता है, क्या कोई इसका स्पेशल प्लान है, बताएंगे आपको। और इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़ेंगे। अजय अग्रवाल हैं, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं फोर्टिस के, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। जन टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जी और साथ ही मनोचिकित्सक डॉक्टर अनीता गौतम, वो भी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ेंगे। एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए जन टीवी के साथ। खबर में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने बात की थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वीसी को लेकर। सवालों के जवाब उन्होंने दिए, अपनी कुछ बातें सामने रखी, अपनी शिकायत सामने रखी, अपनी जरूरतें सामने रखी, जनता से एक अपील भी उन्होंने की और कहा कि किस तरह से वो साथ थे। लेकिन इसके बाद एक और बड़ा सवाल ये कि लॉकडाउन कब खत्म होगा। कोरोना संक्रमण के बीच लॉकडाउन खोलने के कयासों पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि लॉकडाउन का मामला पूरी तरह से केंद्र सरकार पर निर्भर है, क्योंकि केंद्र की ओर से 21 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था, जो 14 अप्रैल को पूरा हो रहा है। और चर्चाओं के इस दौर में यह तो तय है कि फिलहाल लॉकडाउन एक साथ नहीं खोलकर चरणबद्ध तरीके से खोला जा सकता है। लेकिन ये कैसे होगा, जानते हैं जन टीवी के वरिष्ठ संवाददाता अनिल सेन की इस रिपोर्ट में। वायरस का प्रकोप, देश भर में है लॉकडाउन। राजस्थान में 22 मार्च से है लॉकडाउन, जबकि 25 मार्च से देशव्यापी हुआ था लॉकडाउन। 21 दिन का लॉकडाउन 14 अप्रैल को हो रहा है खत्म। जनता की निगाहें लॉकडाउन खत्म होने पर। देश और प्रदेश में लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ रहे हैं। ये पॉजिटिव आंकड़े बढ़ रहे हों, लेकिन इसी बीच जनता लॉकडाउन से भी कहीं ना कहीं उकता गई है और अब लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रही है। ज्यादातर लोग तो ये समझ रहे हैं कि शायद 14 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा, उसके बाद जनता को राहत मिल सकती है। लेकिन जिस तरह से पॉजिटिव आंकड़े बढ़ रहे हैं, इससे समझा जा सकता है कि एक साथ लॉकडाउन देश और प्रदेश में नहीं हटेगा। माना जा रहा है कि यह लॉकडाउन 4 स्टेज में खत्म किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस बात के संकेत दे चुके हैं। मैं समझता हूँ कि वैसे 21 दिन बहुत ज्यादा होते हैं। पब्लिक को आप घरों में रखें और सारे लॉकडाउन में सारे फैक्ट्री, सारे छोटे बड़े उद्योग धंधे सब बंद पड़े हैं। आर्थिक रूप से हम किस दिशा में जा रहे हैं आप सोच सकते हैं। पूरा मुल्क चिंतित है, आम जनता चिंतित, हम सब चिंतित है। परंतु जिंदगी और जीवन बचाना भी बहुत आवश्यक है। इसलिए मेरा मानना है कि हम ऐसा कोई स्टेप नहीं उठा सकते इमीडिएटली जिससे कि जीवन खतरे में पड़ जाए। 4 स्टेज में खत्म हो सकता है लॉकडाउन। 4 स्टेज के तय किए गए हैं मापदंड। सप्ताह में जहां नहीं मिलेंगे नए केस, उन जिलों को मिल सकती है राहत। राज्य को 4 हिस्सों में बांटकर लॉकडाउन खोलने का प्रस्ताव। 21 दिन का लॉकडाउन देश में लागू करने का निर्णय जितना कठिन था, उससे ज्यादा कठिन इसको हटाना भी है। 73 साल में पहली बार देशी विदेशी उड़ानें, ट्रेन, बस सेवाएं बंद हुई हैं। 130 करोड़ आबादी को कोरोना संक्रमण से बचाने की चुनौती के बीच लॉकडाउन को खत्म करने पर समीक्षा की जा रही है, ताकि जनजीवन को पटरी पर लाया जाए और कोरोना का संक्रमण भी ना फैले। इस बीच सरकार का मकसद है कि अर्थव्यवस्था का पहिया भी घूमने लगे। सबसे पहले डेयरी, दुग्ध उत्पादन, फूड प्रोसेसिंग शुरू हो सकती है। बड़े उद्योगों को मजदूरों की संख्या नियमित कर खोला जा सकता है। ई कॉमर्स बाजार को बहाल करने के लिए पूरी छूट मिल सकती है। ट्रेन, घरेलू उड़ानों को भी बंदिशों के साथ खोला जा सकता है। हालांकि इनकी क्षमता कम कर दी जाएगी, लेकिन इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी रहेगी। सिनेमा हॉल, शिक्षण संस्थान, शादी समारोह और जलसे जमावड़े पर भी सख्त नजर रखी जा सकती है। उधर पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना सहित कई राज्यों ने उद्योगों को शर्तों के साथ शुरू करने की परमिशन भी दी है। पिछले 1 महीने से कोरोना वायरस ने आम जनजीवन को घरों में कैद किया हुआ है, जिससे आम जनता और अर्थव्यवस्था पर भी खासा असर देखा जा सकता है।
हालांकि अभी लॉकडाउन को पूरी तरह से हटाने पर सरकार की सहमति भी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन को हटाने पर काम जरूर हो सकता है। जन टीवी के लिए जयपुर से अनिल सेन की रिपोर्ट। तो ये संभावना जताई जा रही है कि चरणबद्ध तरीके से इस लॉकडाउन को हटाया जाए। एक बार फिर रुक करेंगे। जन टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र जी, जो बात कही गई है और जो संभावनाएं जताई जा रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि जो जिले जहां पर कम केसेस आ रहे हैं उनको पहले लॉकडाउन से मुक्ति मिलेगी। एक तरह से इनकरेज भी किया जा रहा है जनता को कि अगर इस तरह के मामले हैं, आप लॉकडाउन से मुक्ति पाते हैं तो एक साथ इकट्ठा होकर आप साथ दें। इस तरह के कोई मामले संदिग्ध आपको नजर आते हैं तो पुलिस को सूचना दें, जांच के लिए उनको लेकर जाएं ताकि जल्द से जल्द वहां का लॉकडाउन खत्म हो सके। एक इंकरेजमेंट इस बात में नजर आ रहा है। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है 21 दिन वाकई बड़े पैनिक दिन होते हैं, कम नहीं है। आप घरों में कैद हैं और सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए जो घर में रहें, कैसे रहें, बुजुर्ग हैं, जिनको काम, अपने दिहाड़ी मजदूर हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कतें की बात है। हर आदमी संपन्न नहीं है। लेकिन खैर, अशोक गहलोत जी का भी मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था और प्रधानमंत्री को भी यहां कोट करना चाहूंगा कि जान है तो जहान है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। और यह बात भी सही है कि देखिए, सरकारों को कोई मजा नहीं आता, ना कोई ऐसा शौक है कि पब्लिक को अपनी को कैद करके रखें, लेकिन मजबूरी है। इसमें पब्लिक को भी इसी तरह से देखना चाहिए कि हमारी सेहत, हमारे स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए सरकारों ने कदम उठाया है। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है, आज जो गूंज रहा है वह है लॉकडाउन का क्या होगा, और हर कहीं होना भी चाहिए। एक वीक की बात है कि एक वीक के बाद में लॉकडाउन का होगा क्या, क्योंकि अभी जो स्थितियां बन रही हैं उसे देखते हुए तो मुझे लगता है कि जैसे अभी ट्रक कांग्रेस के साथ में बात हुई है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की, और कहा जा रहा है कि थोड़े थोड़े उसमें चालू कर देंगे इनको, फल सब्जी कुछ इस तरह के जो खाद्यान्न उनको पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट को चालू कर दिया है। हाईवे पे जो ढाबे हैं जहां पे ट्रक रुकते हैं, डिस्टेंस रखने की एक हिदायत दी गई है, पुलिस की अपनी पेट्रोलिंग रहेगी, वहां कुछ छूट दी जा रही है। तो ये हर आम व्यक्ति चाहता है। अब ये केसेस से ज्यादा लोग ये पूछते हैं और मीडिया में जैसे फोन करके भी, साहब लॉकडाउन 14 को हट जाएगा, हम कुछ टिकट वगैरह के लिए अभी ओपन हुई कि नहीं, हम करें कि नहीं करें। तो अभी ये सारा एक सस्पेंस बना हुआ है। और अभी जब प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ में 2 दिन पहले ही जब बैठक हुई है, उसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन्होंने साफ संकेत भी दिए हैं उसके बाद कि अभी बड़ा मुश्किल है कि 14 अप्रैल को इसको हटा दिया जाएगा। फेजेज में हट सकता है। कुछ जरूरत की जो चीजें हैं उनके लिए थोड़ा सा लॉकडाउन को लचीला बनाना होगा। और अभी ये हो सकता है कि जहां सख्त कर्फ्यू लगाया गया है या कर्फ्यू हाई लेवल का जो लगा जाता है, उसकी वजह यही हो कि लोगों को अब इस बात का एहसास होना चाहिए कि कुछ हमारी गलतियां रही हैं, उसकी वजह से आज हमें ये बड़े कर्फ्यू का रूप भी देखना पड़ रहा है। आप ईश्वर से प्रार्थना करिए, आप अरदास करिए, आप अल्लाह से आप दुआ करिए कि अब ये जो आंकड़े ना बढ़े हैं, हम लोग स्वस्थ रहें, दुरुस्त रहें। अन्यथा तो जिस तरह के कर्फ्यू जहां की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, उस तरह के हालात में आप भी जकड़ जाएंगे। तो आप थोड़ा सा संयम और हिम्मत और रखिए। लॉकडाउन को लेकर के सरकार जो भी डिसीजन करेगी आपके हक में करेगी, इस पे कोई सवाल हम खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि वहां काफी विशेषज्ञ बैठे हुए हैं। उन्होंने कुछ ना कुछ सोच समझ करके ही निर्णय लिया होगा। तो जिसकी वजह से आज लॉकडाउन हर आदमी चाहता है, मेरी भी इच्छा है कि लॉकडाउन कब खुलेगा, लेकिन अब इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये आप ही के हाथ में है। अगर आप थोड़ी सी, जैसे कोई मेडिसिन के लिए डॉक्टर कहते हैं कि आप परहेज रखिए, ये दवा ज्यादा अच्छी कारगर रहेगी, आपको अगर जल्दी ठीक होना है तो आपको थोड़ा तो परहेज करना ही पड़ेगा। तो उसी तरह से इसको परहेज मान के चलिए कि देश में बीमारी आ चुकी है। अगर आप परहेज तोड़ देंगे तो आप एक कहीं संकट में आ सकते हैं, एक परेशानी में आ सकते हैं, और अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। दौरान हमारी अर्थव्यवस्था को काफी चोट पहुंची है। उस अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए जरूरत है कि बाजार एक बार फिर से शुरू किया जाए। इन स्टेजेस में क्या लगता है, बाजार की जरूरतों को पूरा करते हुए अर्थव्यवस्था को किस तरह से सपोर्ट दिया जा सकता है?
देखिए, अभी खाने पीने का जो सामान है, यानी कि रसद जिसको कह सकते हैं, किराने की दुकानें वो तो खुली हैं, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है। क्योंकि जिस तरह से लोग अपने बैग भर भर के सब्जियां लेके जा रहे थे, कोई घर में आटा दाल इकट्ठे कर रहे थे, वो स्थिति मुझे नहीं लगता है कि अभी है। कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। गलियों में ठेले ले लेकर के पूरे देश भर में सब्जी वाले भी घूम रहे हैं, फ्रूट्स वाले भी घूम रहे हैं, जरूरत की चीजें मिल रही हैं। आपको किराने की दुकान से जो सामग्री चाहिए वो भी, और रेट भी मुझे तो लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ बहुत ज्यादा अनाप शनाप कोई रेट्स लगाई जा रही हैं। जो लगा रहे हैं, जिनकी शिकायतें पहुंच रही हैं, वहां कार्रवाई भी हो रही है, देश भर से इस तरह की स्थितियां भी आ रही हैं सामने। तो मुझे लगता है कि प्रभात पैनिक खाने पीने के हिसाब से तो लोग नहीं है अभी, कि ये किसी के सामने भामाशाह आगे आ रहे हैं। जिनके घर में खाना नहीं बन सकता, उनके घरों में आज भी उनके चेहरे पे मुस्कान शायद उन्हीं लोगों की वजह से है जो उनके घर तक खाने का पैकेट पहुंचा रहे हैं, उनके यहाँ मेडिसिन पहुंचा रहे हैं, उन्हें सैनिटाइज कराया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। सूखा जो राशन है वो भी पहुंच रहा है, जो गवर्नमेंट्स के अनुसार आप चाहे बीपीएल में है या अलग अलग योजनाओं के तहत जो कवर करते हैं, उन लोगों के घरों में राशन भी पहुंच रहा है। तो दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। और थोड़ा पैनिक बस इस नाते है कि हमें काम करना है, हमें काम पर जाना है, वो एक स्थिति बन सकती है। अदरवाइज तो कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लग रही है कि अभी किसी के पास में राशन की कमी है या कोई भूखा सो रहा है। मैं राजस्थान के एटलीस्ट कह सकता हूं कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि जो भूखा सो रहा हो या जिसकी कोई शिकायत हो। मुझे कोई ऐसी शिकायत भी नहीं मिली है कि अमुक व्यक्ति भूखा है और कई दिन से खाना नहीं खाया। जो पलायन हो रहा था उस दौरान थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती थी, लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा। जी योगी जी, क्या लगता है आपको अब जो बाजार की नई शक्लें निकलकर सामने आएगी, इसमें ई कॉमर्स एक चुनौती के तौर पे सामने आ सकता है? जो खुदरा व्यापार होता है या फिर जो हमारा जिसको पारंपरिक बाजार हम कह सकते हैं, उसके सामने एक नई चुनौती के तौर पर ई कॉमर्स बाजार खड़ा हो सकता है? देखिए, ई कॉमर्स के लिए लेकिन अभी भी चल रहा है कि आप ऑनलाइन फूड मंगा सकते हैं, आप ऑनलाइन दूसरी चीजें भी मंगा सकते हैं, आप ग्रोसरी का सामान मंगवा सकते हैं, लेकिन उनके लिए आपको स्टोर्स भी खोलने पड़ेंगे। स्टोर से ही तो लोग सामान लेकर के आते हैं। अगर अभी भी जैसे बड़े बड़े है, डीमार्ट है, रिलायंस है, मेट्रो है, बहुत सारे किराना किंग वाली चेन है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आपके घर पे सामान पहुंचा रहे हैं। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ई कॉमर्स के जरिए ये होगा कि जरूरत की दूसरी चीजें भी आपके यहाँ पे आ सकती है। जैसे कि अभी केवल आपको खाने पीने की चीजें तो मिल रही हैं, आपको चाहिए कि मुझे पेन पेंसिल या कोई दूसरी चीजें भी चाहिए, कॉस्मेटिक चीजें चाहिए, तो वो भी कुछ हद तक तो किराने की दुकान, मेडिसिन की दुकान पे मिल रही है। लेकिन बहुत सारी जरूरत की चीजें होती हैं जो आपको मंगवानी है, तो ई कॉमर्स यानी कि ई मार्केट के जरिए जो जिस तरह से चल रहा था, अमेजोन पे है या फिर दूसरे जो भी एप्स के जरिए काम चल रहा था, उस ओर जा सकते हैं। लेकिन चैलेंज जो खुदरा मार्केट में दुकानें हैं उनके सामने निश्चित रूप से केवल इन्हीं के लिए नहीं कि खाने पीने की चीजों वस्तुओं के लिए ही है, ऑल स्टोर्स हैं उनके सामने भी बड़ी परेशानी है। जैसे लगातार कहा जाता है कि बड़ी जो साइट्स हैं, बड़े जो इस ई मार्केट में जो बड़े कहें कि व्यापारी आ चुके हैं, उनके सामने बड़ा टिकना बहुत मुश्किल काम हो रहा है। अभी मैं 100% स्टॉक का एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जो बिक्री थी कितने परसेंटेज डाउन चली गई। उसके अलावा जब बिक्री डाउन गई है तो निश्चित रूप से आपका मुनाफा भी कम है। तो एक चुनौती केवल एक कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन है उसी के वही नहीं है, आने वाले दिनों में इस चुनौती को और सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लोग ई कॉमर्स को इस वजह से अब लाइक करने लगे। नई जो जनरेशन है वह चाहता है कि घर बैठे मुझे चीज मिल रही है तो मैं मार्केट में क्यों जाऊंगा, वहां पार्किंग की प्रॉब्लम है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, फ्यूल मेरा खर्च होगा उसी पैसे के अंदर। और कई पेमेंट के जरिए जब पेमेंट हम करते हैं तो उसमें आपको कुछ एडवांटेज और मिल रहा है, आपको कुछ बोनस और मिल रहा है कि आपको मूवी की टिकट मिल गई, या आप अगर एयर टिकट ले रहे हैं तो आपको इतना रुपए का बेनिफिट मिल रहा है। वो चाहे 500 रुपए का ही बेनिफिट मिले, लेकिन देखता है कि वहां जा रहा हूं, मेरा फ्यूल खर्च हो रहा है, मुझे पोल्यूशन का सामना करना पड़ेगा, 10 दिन मुझे गाड़ी रोकनी पड़ेगी, पार्किंग है कि नहीं है, और मुझे एक मूवी का टिकट मिल रहा है या मेरी एयर ट्रिप जो है उसमें 500 रुपए का बेनिफिट मिल रहा है, तो निश्चित रूप से लोग उधर डाइवर्ट होंगे। तो ये आने वाले दिनों की एक चुनौती होगी, नॉट ओनली इन लॉकडाउन, ये आने वाले दिनों के लिए भी ई कॉमर्स जो है, ये जो दुकान है उनके लिए एक बड़ी चुनौती बनकर के आएगी। जी, एक डिजिटल ट्रांजैक्शन की एक और बात इसमें जुड़ती है, क्योंकि लगातार ये कोशिश सरकारों की तरफ से की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करें, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, ताकि क्योंकि एक ये भी जरिया किसी तरह के संक्रमण को फैलाने का हो सकता था, लेकिन एक ये मौका मिल गया है कि आने वाला वक्त डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ चला जाए। लगता है आपको उसका जो मार्केट अब तक नहीं उठ पाया था, इस कारण से लोग उधर की तरफ शिफ्ट होंगे?
देखिए प्रभात, दो बातें हैं यहाँ पे। सरकार को इसमें रियायत देनी पड़ेगी। अभी जैसे दी हुई है कि आप कितना भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं आपका कोई पैसा नहीं लग रहा। पहले आपने अगर कार्ड स्वीप करके और आपने आपका बैलेंस देख लिया तो भी वो जो आपकी एक सीमा तय की हुई है 3 बार या 5 बार की, उसमें हो गया कि आपने तो इतनी बार कार्ड स्वीप कर लिया। मुझे लग रहा है कि ये जाती है। आप घरों में पैसे नहीं रखने देना चाहते, 20,000 की लिमिट, उससे ज्यादा खर्च रख नहीं सकते। आप किसी को पैसे नगद नहीं दे सकते। अरे भाई कार्ड फिर जितनी बार जरूरत है उसको स्वाइप करने दीजिए, आप पैसे क्यों लगा करके भेज रहे हो? तो मुझे लगता है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा अगर ये ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देना तो, क्योंकि ये बहुत पैनिक करने वाली बात है कि मेरा पैसा है, आप यूज कर रहे हो उसको, आपको ब्याज मिल रहा है, आप दूसरे लोगों को मेरे पैसे से आप दूसरों लोगों को लोन दे रहे हो, तो उस पैसे पे आप मेरे ट्रांजेक्शन पे इतने राइडर्स क्यों लगा रहे हो? सरकार को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। आप आदत तो बना रहे हो, आदत बनाने के बाद आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी इसमें देना चाहिए कि मेरी मर्जी में ट्रांजेक्शन 10 बार करूं, 5 बार करूं, मेरा पैसा है, उसी को तो मैं ले रहा हूं, किसी दूसरे की में से थोड़ी ना चुरा रहा हूं। और दूसरा एक साइबर सिक्योरिटी की बात है प्रभात, यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का बहुत ध्यान देना होगा। कार्ड मेरे जेब में रखा हुआ है, उसकी क्लोनिंग हो रही है। जयपुर का एक बहुत ही रोचक वाक्य आया था पिछले दिनों, चेक की क्लोनिंग हो गई। बिल्कुल। तो ये कुछ ऐसे चैलेंजेस सरकारों के सामने भी होंगे, ग्राहक के सामने भी हैं। ये देखिए, तो लॉकडाउन का इश्यू है भी तो प्रभात जी, ये थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा सरकार के रवैये पे। सरकार को एक्शन प्लान क्या रहता है इसको लेकर के, पब्लिक की ट्रांजेक्शन में बड़ा यकीन भी कर रही है, लेकिन सरकार को दोनों चीजों पे ध्यान देना होगा। एक तो ग्राहक की जो ग्राहक के सामने जो परेशानी है उसको, और दूसरा साइबर जो ठगी की वारदातें बढ़ रही हैं उनको रोकने के लिए। बिल्कुल, साइबर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है हमारे यहाँ पर, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जनता ये चाहती है कि उसका पैसा कैसे सुरक्षित रहे, ऑनलाइन उसके साथ ठगी ना हो, वो सरकार अपनी तरफ से संतुष्ट करे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। लगातार हम बात कर रहे हैं इस लॉकडाउन को लेकर उपजे हुए हालात की। सरकार अपनी तरफ से कोशिशें कर रही हैं और कोशिशें की जा रही है जनता की तरफ से भी, वो भी इस वजह से क्योंकि जनता बैठे बैठे ऊब चुकी है घरों में। 2 हफ्ते का वक्त गुजर चुका है, अब सिर्फ 1 हफ्ता और है। जितना वक्त गुजार चुके हैं घरों में उसका आधा वक्त और घरों में गुजारना है। लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लॉकडाउन खुले। ये लॉकडाउन किस तरीके से खुलेगा, किस तरह के स्टेप्स हो सकते हैं, उसको लेकर हमने बात की। 4 स्टेप में ये हट सकता है। पहले उन्हीं जरूरतों को पूरा किया जाएगा जो हमारे लिए सबसे पहले रोजमर्रा की जरूरतों में शामिल है। हमारे साथ श्याम सुंदर जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम सुंदर जी, ये संभावना जताई जा रही है कि 4 स्टेजेस जो हैं उसमें इस लॉकडाउन को हटाया जाएगा, क्योंकि बाजार की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करना जरूरी है। अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा सपोर्ट शुरुआत में मिलना जरूरी है। देखिए प्रभात जी, मुख्यमंत्री जी ने आज जैसे कहा कि अरविंद वायराम जो मुख्यमंत्री के सलाहकार, दोनों अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उनके सुझाव के आधार पर हम लॉकडाउन को हटाने की कोशिश करेंगे। अभी मौजूदा स्थिति में हमने जो आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन कर रही है इकाइयों को, उनको शुरू करने की अनुमति दे दी है। जो कि आटा है, आपकी अन्य सामग्री जो भी है जो आवश्यकता की पूर्ति करते हो, वो आज भी हमने कहा है कि धीरे धीरे अपने अपने स्थानों पर नियमों का ध्यान रखते हुए कोरोना वायरस का किसी प्रकार से इन्फेक्शन नहीं फैले, इसका जरूर ध्यान रखा जाए और उसके अनुपालना करते हुए उत्पादन शायद किसी तकनीकी खामी की वजह से श्याम सुंदर जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करें। उससे पहले हम चाहेंगे कि डॉक्टर अनीता गौतम से भी हम एक बार बात कर लें। मनोचिकित्सक हमारे साथ कुछ देर पहले जुड़ी थी। कुछ और सवाल, इस 4 स्टेजेस में जो लॉकडाउन है उसके हटने के बाद क्या जरूरतें हो सकती हैं जनता की, उनको लेकर हम उनसे बातचीत करेंगे। और इस दौरान क्या सावधानियां बरतनी होंगी, मनोवैज्ञानिक स्तर पर परिवारों की क्या जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, उस पर हम बातचीत करेंगे डॉक्टर अनीता गौतम से। अब फिलहाल यह संभावना जताई जा रही है कि 4 स्टेजेस में यह लॉकडाउन हट सकता है। सबसे पहले डेयरी और फूड प्रोसेसिंग जो इकाइयां हैं उनको लेकर सबसे पहले बात की जा सकती है। उनको लॉकडाउन से मुक्ति को लेकर सबसे पहले जो जरूरत महसूस की जा रही है वो पूरी हो सकती है, और फिर उसके बाद आम जनता की जो जरूरतें हैं उसमें उनको सुविधाएं दी जाएं, उनको लेकर स्टेजेस में बात की जा सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बात जरूर कही है कि पहले उन इलाकों से, उन जगहों से लॉकडाउन हटाया जाएगा जहां पर लोग सपोर्ट कर रहे हैं, यहां पर लोग जो ये मामले हैं कोरोना संक्रमण के मामले ये कम आ रहे हैं, वहां पर सबसे पहले लॉकडाउन को हटाया जाएगा। और
14 अप्रैल को जो लॉकडाउन का पीरियड पूरा हो रहा है उसके बाद हो सकता है कि कुछ कुछ चरणों में पूरा मार्केट खुले। अर्थव्यवस्था जो पटरी पर लाने की जरूरत है उसको ध्यान में रखते हुए अलग अलग स्टेज तय किए जा सकते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से भी और राज्य सरकारों की तरफ से भी यही फीडबैक दिया जा रहा है। राज्य सरकारों ने भी जो केंद्र सरकार से अपील की है, उन्होंने कहा है कि अचानक से इस लॉकडाउन को ना हटाया जाए, इसमें कुछ थोड़ा सा समय की बढ़ोतरी के साथ इस लॉकडाउन को हटाया जाए, क्योंकि अचानक से जो तेजी मामलों में आई है कोरोना वायरस के मामलों में, उसकी वजह से यह संभावना जताई जा रही है कि लॉकडाउन एकदम से हटाना घातक साबित हो सकता है, खतरनाक साबित हो सकता है हमारे इन हालात में, जबकि हम कोरोना से निपटने में काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। मामलों में हम तेजी से कमी लेकर आ रहे हैं। टेस्टिंग किट्स को भी आयात किया जा रहा है ताकि लोग रोजाना जो आंकड़ा है संक्रमितों को चेक करने का, उनके ब्लड सैंपल्स को चेक करने का, वो आंकड़ा तेजी से बढ़ सके, क्योंकि जितनी जल्दी और जितनी तेजी से ये जांचें होंगी, इस कोरोना पर नियंत्रण भी उतनी ही जल्दी लाया जा सकेगा। राजस्थान में 22 मार्च से लॉकडाउन है और उसके ठीक 3 दिन बाद यानी कि 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर किया गया था और 14 अप्रैल को यह लॉकडाउन खत्म हो रहा है। उसके बाद जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आना शुरू होगी। लोगों की जो जरूरतें हैं उन जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार की जो अपील है जनता से वो ये कि जनता सपोर्ट करे, जो अपील की जा रही है उसका पालन करे, अपने लिए सावधानी बरतने की जो बात कही जा रही है उस सावधानी को बरता जाए। कोई भी मामला अगर उनके परिवार में, उनके शहर में सामने आता है तो जल्द से जल्द सूचित किया जाए ताकि वो संक्रमण दूसरों में ना फैले, क्योंकि इसे फैलने से रोकना, चेन ऑफ ट्रांसमिशन रोकना ही सबसे पहली जरूरत है। बाजार की जो जरूरतें हैं उनको भी पूरा किया जाना है। इसके लिए राज्य सरकारें और केंद्र सरकार अपनी तरफ से प्रयासरत है। किस तरह से मार्केट को वापस बूम मिल सके, मार्केट पटरी पर आ सके, लोगों की जो आम जिंदगी की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए बाजार में वो खरीद के लिए जा सकें कुछ सावधानियों के साथ, उन सावधानियों को बरतने की भी सरकार अपील कर रही है जनता से। जनता इस बात को समझे और उन जो भी अपील उनसे की जा रही है उसका पालन करे। डॉक्टर अनीता गौतम जी हैं, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक हमारे साथ वो जुड़ रही हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, हम घर में जो सीख देते हैं बच्चों को, संस्कार देने की बात करते हैं, उन्हें कैसे उठना है, बैठना है, ये हम उन्हें सिखाते हैं। एक ये जो अनुभव रहा है कोरोना का, क्या लगता है आपको अब और कौन सी ऐसी सीख है जो कि हमारी आम जिंदगी में परिवार के तौर पर, पेरेंट्स के तौर पर बच्चों को दी जाए? अब उनको साफ सफाई के बारे में बताना पड़ेगा, किस तरह से लोगों के सामने पेश आया जाए ये बताना होगा, कौन सी सावधानियां बरतनी है ये भी अब कुछ जुड़ जाएगा नया। बिल्कुल, अभी भी कोरोना वायरस का भय तो अभी भी लोगों में है, क्योंकि इसका संक्रमण अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। लॉकडाउन चाहे भले से 14 अप्रैल को खत्म हो जाए, पर फिर भी संक्रमण की स्थिति तो बनी हुई है। तो ये चीज तो आप अपने बच्चों को बताएंगे कि जब भी आप बाहर जाएंगे या कहीं से मिलेंगे तो एक तो क्या है कि हाथ किसी के टच ना करें, हाथ ना मिलाएं, नमस्कार करें, बार बार हाथ जरूर धोए और हाथ 20 सेकंड के लिए धोए। घर पर आते हैं तो भी हाथों को एक बार अवश्य वॉश करें और बार बार अपनी आंखों पर, मुंह पर इन पे हाथ टच ना करें। इसके अलावा दूसरी बहुत बड़ी चीज जो हम अभी देख रहे हैं कि लोग और बच्चे, खासकर युवा अवस्था में जो बच्चे हैं, वो लोग काफी सारा समय अपने फोन पे व्यतीत कर रहे हैं, स्मार्टफोन पे व्यतीत कर रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, क्योंकि वो बाहर नहीं जा पा रहे। तो जब ये लॉकडाउन खत्म होएगा तो एक बहुत बड़ा भय है कि कितने ही बच्चों को, कितने ही युवाओं को इसकी लत लगने का एक खतरा अभी भी है, क्योंकि इसकी लत बहुत आसानी से लग जाती है। तो अभी अपने घर में जो बच्चे हैं उनको एक लिमिट में रखें, डिसिप्लिन में रखें कि आप फोन देख रहे हैं तो एक लिमिट है, 1 घंटा 2 घंटा आप देखेंगे, बाकी समय आप फिजिकल एक्टिविटी करें या फिर लोगों से बात करें, इंडोर गेम्स खेलें, बागवानी कर सकते हैं, डांस कर सकते, क्रिएटिव कोई चीज कर सकते हैं, ताकि उनका एक टाइम टेबल सेट हो और उसके हिसाब से वो अपने दिनचर्या को व्यतीत कर सके।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने बहुत जरूरी बात कही है कि अब परिवारों की जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ जाती है, खासतौर पर बच्चों के नजरिए से और खासतौर पर बुजुर्गों के नजरिए से, क्योंकि इस दौरान जिस तरह से भी उन्होंने समय बिताया है वो उनके आने वाली आम जिंदगी के लिए घातक साबित हो सकता है। उन्हें आम जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। किस तरह से वो वैज्ञानिक सावधानियां बरती जा सकती हैं उसको लेकर डॉक्टर साहब ने बताया। तो खास मुद्दे में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।